Good morning, friends. This is Mr. Pizititus from Salem classes. Today, our discussing chapter will be Go and Catch a Falling Star. This is a poem written by John Donne. The time period of John Donne is 1572 to 1633. So, in this chapter, first of all, we will discuss about introduction of the poet, then introduction of the poem, then after summary. And next video, we will discuss about some important question. At the same time, central idea or critical analysis of this poem. So, before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are watching this video or you are joined in my channel, please subscribe and hit the bell icon also. So, this video lecture will be in Hindi and English. So, let me start. The name of the poem is Go and Catch a Falling Star. पोएम का नाम इस प्रकार रखा गया है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ पास में दिखने वाले जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं और अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड भी करें। आज का ये वीडियो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दो भाषी में रहेगी, तो ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। जैसे कि पहले बताया था कि पोएम का नाम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। कहने का मतलब ये है, जाओ और झूलता हुआ या गिरता हुआ स्टार को पकड़ लो। क्या ये संभव है? अगर संभव नहीं है तो क्यों नहीं है? तो हम इसको पोएम को जैसे पढ़ेंगे उसके अंतर्गत उसके बारे में हम जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं जॉन डन के जीवन चरित्र के बारे में। यदि कभी भी हम कोई सा भी पोएम को पढ़ते हैं या कोई सा भी स्टोरी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत बात यह है कि हमें पहले उस राइटर के बारे में हमको जानना है। ओके, इफ़ वी रीड एनी स्टोरी और पोएम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द राइटर और अबाउट द पोएम। सो दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन डन। ओके, John Donne's father died when John was 4 years old. जॉन डन का फादर जो है उनका डेथ हो जाता है जब वो मात्र 4 साल के होते हैं। He was brought up by his mother. वो अपनी माता के द्वारा ही brought up किए गए हैं, यानी अपनी माता के द्वारा ही उनको पालन पोषण किया गया है। He went to college with a plan of becoming lawyer or priest. वो बस एक वकील के रूप में या तो फिर एक पादरी के रूप में अपने आप को उभर के लाने के लिए वो कॉलेज में प्रवेश लिया, यानी उनके पढ़ाई एक लॉयर बनने के लिए या तो फिर एक पादरी बनने के लिए उन्होंने किया। तो फिर क्या होता है, he accompanied the Earl of Essex on naval expedition to Cadiz in 1596 and the Azores in 1597। फिर उसके बाद क्या होता है, सन 1596 में वो ऑल ऑफ एसेक्स के साथ, है ना, फैटिस तथा 1597 में एजोस की समुद्री यात्रा पर
गए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन 1601 ही वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी टू सर थॉमस इगर्टन। फिर उसके बाद 1601 में उसने सर थॉमस एगर्टन का सेक्रेटरी पद ले लिया। उसके साथ फिर क्या होता है, वो एक सेक्रेटरी का पद लेने के बाद ही फेल इन लव विथ एन मोर, वन ऑफ हिज एम्प्लॉयज रिलेटिव। तो यहाँ पे फिर वो क्या करते हैं, अपनी मालिक का एक संबंधी की बेटी से जॉन डन का प्रेम हो जाता है। ठीक है, मतलब जिस मालिक जो थॉमस इगर्टन और जिनके साथ वो काम करते हैं, जिनके पास वो सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं, ठीक है, उस थॉमस का किसी रिलेटिव का एक लड़की है जिसका नाम एन मोर है, तो उनके साथ उनका लव अफेयर हो जाता है। ही मैरिड हर, दिस मैरिज कॉस्ट डन ही जॉब। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि उसने उसे विवाह कर लिया। इसके फलस्वरूप उसको अपनी सेक्रेटरी की नौकरी छोड़नी पड़ी। तो शायद यहाँ पे जो थॉमस उसके ऊपर कुछ गुस्सा हो गए होंगे, या तो फिर और कोई रीजन आ गया होगा, और जिसके चलते उनको अपना जो क्या कह सकते हैं, उनका जॉब को, है ना, छोड़ना पड़ जाता है। फॉर नियरली 13 years ही एंड हिज वाइफ हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। सो लगभग 13 years तक उनका जो समय है बहुत ही मुश्किल से चलता है। डन फाइनली बिकम ए प्रीस्ट इन 1614। ही रोट ए लॉट ऑफ रिलीजियस प्रोज। तो आखिरी में जॉन डन जो है 1614 में एक प्रीस्ट बन जाते हैं, और उसके साथ बहुत से रिलीजियस प्रोज जो होते हैं उसको वो लिखते हैं। हिज पोएम्स आर वेरिड इन इज सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे गद्य को लिखते हैं, लेकिन उनकी जो कविता है विषय वस्तु में बहुत बौद्धित्य है ना, उनकी जो राइटिंग से रियलिटी में बहुत ही बौद्धित्य है, यानी बहुत ही इफेक्टिव है। तो साथ ही साथ sometime they deal with love and woman, sometime with God and death। कभी कभी अपनी पोएम में एक महिला के साथ प्रेम संपर्क के बारे में लिखते हैं, और उनकी पोएम में खास करके गॉड के बारे में और डेथ के बारे में भी और लिखे हुए होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ कविताओं के विषय वस्तु स्त्रियों व प्रेमी से संबंधित हैं, और कुछ कविताएं ईश्वर तथा मृत्यु पर लिखी गई होती है। तो आप अगर और भी कहीं पोएम पढ़ेंगे तो उसमें मृत्यु के बारे में वो क्या कहते हैं उसके बारे में आप देख पाएंगे। As a poet, Donne's recognition came after his poems were published in 1633। अपनी कविताओं में अपनी बात को वो बड़ी पोचीदगी से प्रस्तुत करता है। ये सामान्यतः सरल, स्पष्ट और सीधे सीधे तरीके से अपनी बात नहीं कहता, है ना, मतलब थोड़ा घुमा करके कहता है। सो व्हाट एवर हिज आइडिया एंड व्हाट एवर हिज एक्सप्रेशन, है ना, व्हाट यू वांट टू से, दैट ही इज सेइंग दैट विल बी समथिंग डिफरेंट वे। ओके, दैट विल बी समथिंग डिफरेंट वे। कवि के रूप में डॉन को मान्यता उसकी मृत्यु के बाद और 1633 में उसकी कविताओं के प्रकाशन के बाद ही मिली, यानी जीते जी उसको एक एक कवि के रूप में,
किसी ने स्वीकार तो नहीं किया था या तो फिर मान्यता नहीं मिला था, बल्कि उनका मृत्यु के बाद, ठीक है, उनका मृत्यु के बाद उनको एक कवि के रूप में मान्यता मिल जाती है। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम his poem were circulated in a manuscript from and were admired by the discerning। लेकिन जब वो जीवित थे, है ना, उनकी जीवन काल में उनकी कविताएं मॉन्यूस्टिक्स और पांडुलिपि रूप में प्रशंसकों के द्वारा पढ़ी जाती रही तथा पौनी दृष्टि वाले पाठकों द्वारा प्रशंसित की जाती रही। तो ये है उनके जीवन चरित्र के बारे में। तो अभी हम थोड़ी देर उनका पोएम को भी पढ़ करके देखते हैं, है ना। तो इस पोएम में क्या लिखा है? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो टाइटल आपको पता चल ही गया होगा। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, get with a child a mandar route, tell me where all past year are, or who cleft the devil's foot. Teach me to hear mermaids singing, or to keep off envy sitting and find what wind share to advance an honest mind, if thou beest born to strong sights, things invisible to see, write 10,000 days and nights, till age snow white hairs on thee, thou, when thou returnest, wilt tell me a strong wonders that befall thee, and sure nowhere lives a woman true and fair. If thou findest one, let me know such a pilgrimage were sweet. Yet do not, I would not go, though at the next door we might meet, though she were true, when you meet her and last till you write your letter, yet she will be false, are I come to 2 or 3। तो ये तो था पोएम। अब इस पोएम का विषय वस्तु क्या है, मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन के द्वारा और साथ ही साथ मैं आपको उसका समरी के द्वारा समझाने के प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए फिर इसका जो इंट्रोडक्शन है और ये किस प्रकार है मैं आपको पढ़ करके समझाता हूँ। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज अ पोएम अबाउट इनकॉन्स्टेंसी ऑफ फेयर वुमन। तो ये गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार है, ये कविता एक स्त्री की बेवफाई संबंधित है। ठीक है, एक क्या कह सकते हैं हम उसको, एक महिला के बारे में, उसकी बेवफाई के बारे में कहा जाता है। ए मैन may कैच अ फॉलिंग स्टार, beget a mandrake plant with a child, probe the past trail, who cleft the devil's foot, hear mermaid singing, be immune to the sting of envy, and find out what advance and honest mind, but he cannot find a woman who is both true and beautiful। फिर इसमें कवि क्या कहते हैं, एक व्यक्ति गिरते तारों को पकड़ सकता है, मैडुक पौधे से मानव बालक उत्पन्न कर सकता है,
अतीत का पता लगा सकता है। शैतान के पैर किसने चीरे ये बता सकता है। परमेड का संगीत सुन सकता है। मानव प्रकृति को इस प्रकार बदल सकता है कि ईर्ष्या ना हो। ऐसे कारण खोज सकता है कि मनुष्य का ईमानदार बनना संभव ना रहे, लेकिन वो ऐसी स्त्री नहीं खोज सकता जो सुंदर और वफादार हो। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में शायद बहुत सी चीज़ है, ये सभी संभव हो सकता है ना, ये सभी संभव हो सकता है। सो देर आर मैनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड देर मे बी पॉसिबल फॉर हिम, बट इट इज absolutely impossible to get a true and a beautiful woman। लेकिन ये सत्य है कि एक सुंदर और वफादार महिला को इस संसार में प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इसका तात्पर्य क्या है कहने का, ये चीज़ को मैं आगे चल कर के आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो सुंदरता के बारे में व्याख्या किया गया है, ये कोई शारीरिक सुंदरता के बारे में नहीं है, ठीक है, और ये उसके आत्मिक सुंदरता के बारे में वर्णन किया जाता है। आगे आगे पॉइंट बहुत सारी बातें कहते हैं। आप 10,000 किलोमीटर तक घूम कर के आ गए हो, लेकिन क्या आपने कभी इस प्रकार का महिला को देखा है जो सुंदर भी है और ईमानदार भी है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ इस पोएम को लेकर के। तो यहाँ पे जैसे कि हम इस पोएम को इन रीडिंग ए पोएम बाय डन, in reading a poem by Donne, it is necessary to pay attention to the pauses sometimes indicated by commas with the lines। ठीक है, इनकी कविता पढ़ते समय विराम पर ध्यान देना आवश्यक है, जो एक पंक्ति में कभी कॉमा द्वारा दर्शाए जाते हैं और कभी एक विचार को अलग अलग छोटे पंक्तियों में व्यक्त किया जाता है। विद इन द लाइन्स एंड समटाइम्स बाय एक्सप्रेसिंग ए सिंगल थॉट इन शॉर्ट सेपरेट लाइन्स। फॉर इंस्टेंस, yet she will be flashed to 2 or 3 hours. I came is expressed in 3 lines with 3 commas. In the last line, it is the halting rhythm of developing thought। तो यहाँ पे अपने कवि क्या कहते हैं, उदाहरण के लिए, yet she will be false to 2 or 3 ere I come। इन तीनों पंक्तियों में 3 कोमा के साथ स्पष्ट किया गया है। अंतिम पंक्ति विकासशील विचार का विराम है। तो चलिए और हम इसका समरी को देखते हैं, ठीक है। तो समरी में क्या कहा जाता है, जैसे कि मैं समरी को यहाँ पे, और दोस्तों ये मैंने A.K. महेश्वरी का जो, और प्रोफेसर A.K. महेश्वरी का जो नोट्स है, इसी से मैं आप लोग को ये समझा रहा हूँ। अगर आपके पास संभव हो तो आप जरूर इस किताब को खरीद सकते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज वुमेन्स इनकॉन्स्टेंसी। ये जो पोएम का जो मेन थीम है, कविता का जो विषय वस्तु है, स्त्रियों की बेवफाई से संबंधित है, ठीक है। मतलब स्त्री किस प्रकार बेवफाई कर देती है उसके बारे में है। द पोएट मेंशन मैनी इम्पॉसिबल थिंग्स एंड सेज that just as these things are impossible, so also it is impossible to find a fair and a faithful woman।
तो यहाँ पे कवि कहता है बहुत सारे असंभव चीज़ों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन में रखा गया है। क्या आप ये कर सकते हो क्या, क्या ये कर सकते हो क्या। तो जैसे कि वो सारी चीज़ एक असंभव तरह लगता है। कहने का मतलब ये है कि कवि अनेक असंभव बातों बताता है तथा कहता है कि जिस प्रकार वे सब बातें असंभव है, उसी प्रकार ये भी असंभव है कि सुंदर और वफादार स्त्री मिल जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैच ए फॉलिंग स्टार। हैं, ये एक गिरता हुआ तारा को पकड़ना कितना मुश्किल की बात है। इट इज़ इक्वली इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द रूट ऑफ द मैंडार्क प्लांट। एक मैंडार्क प्लांट से, है ना, एक इंसान का शरीर को निकालना ये बहुत ही मुश्किल की बात है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल where the past year have gone or who clove the devil's feet or listen to the music of the remaids। तो यहाँ पे और एक असंभव बात भी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो अतीत जो साल है वो कहाँ पर चला गया। डेविल्स का जो फुट है यानी उसका पैर जो है ना, उसको किसने चीरा। ये सभी तो निश्चित रूप से बहुत ही क्या कह सकते हैं असंभव बात है। और मरमेड का संगीत सुनना या मानव प्रकृति को इस प्रकार बदल देना कि ईर्षा भाव पैदा ना हो या उन कारणों का खोजना जिससे मनुष्य ईमानदार बताता है, असंभव है। यानी कई सारी चीज़ों का यहाँ पर असंभव बताया जाता है। क्या क्या। और टू चेंज ह्यूमन नेचर सो आज नॉट टू फील द पेन ऑफ एनवी और टू फाइंड आउट द रीजन विच मेक ए मैन हॉनेस्ट। यानी एक व्यक्ति कैसे ईमानदार बनता है उसका कारण खोज निकालना हो सकता है, ये भी एक असंभवपूर्ण बात है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जस्ट आज दिस थिंग्स आर इम्पॉसिबल, जैसे कि ये सारे ऊपर जितने भी वर्णन किया गया है ये सभी इम्पॉसिबल है। सो ऑल्सो ए फेयर एंड फेथफुल वुमन इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल उसी प्रकार एक सुंदर यानी एक वफादार और एक सुंदर महिला को प्राप्त करना बहुत ही असंभव है। इट इज ए मैन इज बोर्न विद द पावर टू सी स्ट्रेंथ साइट एंड इवन इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स। ऐसा व्यक्ति जिसमें जन्मजात ये शक्ति है कि वो अजीब दृश्य देख सकता है तथा अदृश्य चीज़ों को भी देख सकता है। एक तो अजीब चीज़ों को, अजनबी चीज़ों को देख सकता है और जो आम रूप से देखा नहीं जा सकता इसको भी वो देख सकता है। इफ ही राइड्स 10,000 days and night and travel all over the world till his hair turn grey, and if he on return tell me all the wonderful things had happening, we will not able to swear an oath that he ever found during his travels a fair and a faithful woman। तो यहाँ पे कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति जन्मजात ऐसा शक्ति प्राप्त किया है, वह अजीब दृश्यों को देख सकता है, अदृश्य चीज़ों को भी देख सकता है। यदि वो घोड़े पर सवार होकर 10,000 दिनों तक सारे संसार में यात्रा करता है, उसके बाल सफ़ेद हो जाए और वो वापस आकर मेरे सम्मुख उन आश्चर्यजनक वस्तुओं और घटनाओं का वर्णन करे जो उसने देखा, तब भी वो कसम खाकर ये नहीं कह सकता कि उसने कभी यात्रा में किसी सुंदर और वफादार स्त्री को देखा है। तो बड़े
कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कोई व्यक्ति 10,000 दिन तक ट्रैवल कर लिया हो, है ना, लेकिन फिर भी वो कभी शपथ खा करके नहीं कह सकता कि अपनी यात्रा के दरमियान उसने कोई एक इतने वफादार और विश्वासयोग्य और सुंदर महिला को उसने देखा हो। If anyone finds a woman who is both fair and true, the poet says he would go to her as if on a pilgrimage to some holy place। तो यहाँ पे कवि फिर से कहता है, ऐसा व्यक्ति यदि कोई सुंदर और वफादार स्त्री ढूंढ लेता है तो कभी उससे मिलने जाएगा। वो इस यात्रा को तीर्थ यात्रा समझेगा। यानी सचमुच में ऐसे एक ट्रू और वफादार मतलब सत्य और सुंदर महिला को कोई प्राप्त करता है, उनके कवि की नज़र में आता है, तो डेफिनेटली जैसे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं और वो उसी प्रकार एक तीर्थयात्री बन करके उसे मिलने और उसे देखने चाहेगा। सच ए वुमेन वुड बी वर्दी ऑफ वर्शिप। इस प्रकार का जो महिला है वास्तव में पूजा पाने का योग्य भी है। हाउ एवर द पोएट फील्स दैट सच ए जर्नी इवन इफ इट बी एट द नेक्स्ट डोर वुड बी फर्टिल। तो यहाँ पे कहता है, पहली बात तो वो पूजा प्राप्त करने के योग्य है, लेकिन कभी यह महसूस करता है कि ऐसी यात्रा अगर केवल पड़ोस के घर तक भी करनी हो तो भी व्यर्थ होगी, है ना। पड़ोस के घर तक करे तो भी व्यर्थ होगी। द वुमेन माइट हैव बीन फेथफुल एट द टाइम व्हेन यू मेट हर, है ना। वो महिला तब तक वफादार होगी जब शायद आपने उससे मुलाकात किया। बट शी कुड नॉट बी फेथफुल टू यू फॉर लॉन्ग, लेकिन वो लंबे समय तक आपके लिए वफादार नहीं रह पाएगी। बाय द टाइम यू राइट योर लेटर टू हर, जिस समय आप अपने लेटर को और उसके लिए लिखते हो, शी वुड हैव बीन फॉल्स टू यू एंड शी वुड हैव हैड 2 or 3 न्यू लवर्स। शायद वो चिट्ठी जब आप उसको लिख रहे हो, है ना, या वो आपको कोई रिप्लाई दे रही हो, शायद उस वक्त में वो और तीनों को धोखा दे करके आपके साथ आ चुकी होगी या आपके साथ मिल चुकी होगी। आप थोड़ा सा इस लाइन को ध्यान से समझें। जब तक वो उसे पत्र लिखेगा वो बेवफा हो चुकी होगी और 2 अथवा 3 प्रेमियों को धोखा दे चुकी होगी। तो ये था हमारा पोएम का समरी, इंट्रोडक्शन एंड लाइफ बैकग्राउंड ऑफ जॉन डन। तो इस पूरे पोएम में यह हमको एक वफादार महिला को प्राप्त करना, है ना, और एक आत्मिक रूप से एक सुंदर महिला को प्राप्त करना रियलिटी में कितनी कठिन की बात है, इसके बारे में वो हमको यहाँ पे बताते हैं। मतलब संसार में जैसे बहुत सारी चीज़ असंभव है और ऐसे असंभव चीज़ को प्राप्त करना जैसे असंभव है, ठीक ऐसे ही एक गुण से परिपूर्ण और साथ ही साथ एक सुंदर तथा हॉनेस्ट ईमानदार एक स्त्री को प्राप्त करना भी बहुत ही मुश्किल है। तो ये पोएम को यहाँ पे हम रोकते हैं। अगली कड़ी में हम देखेंगे उसका सेंट्रल आइडिया या तो क्रिटिकल एनालाइज। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।